हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जेबीटी स्क्रीनिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक है, ये आपको पता है आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स की पूछी जाएगी और इसमें आप बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करा सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत जो आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस छोटी सी वीडियो में। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके पीआरटी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तरह से आज जो हम सीडीपी की जो एक सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है। ठीक है, ये आज का जो इसका पहला पार्ट है इसमें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखोगे और नेक्स्ट इसी तरह से हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपने आज के सेशन को हम शुरू करेंगे अपनी टैगलाइन के साथ, रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, स्टडी विद मुस्कान जो कि मेरा एक चैनल है और इस चैनल के थ्रू मैं आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो सब लेकर आती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षा निर्धारित करने का श्रेय किसे जाता है? जिसने जो बुद्धि के जो टेस्ट हैं वो दिए हैं उनका आपसे नाम पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं हैविंगल्स 1906 में, ठीक है 1906 में, कैटल एंड फेराड 1896 में, कॉर्टिस 1910 में या फिर बिनेट 1908 में। तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। जो आपका पहला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। एविंगहास ने इसको क्या है, बुद्धि जो परीक्षा है उसको निर्धारित किया था, उसका श्रेय इन्हीं को जाता है 1906 में। ठीक है, आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है? ठीक है, किन में जो है जो भाषा का जो एक फ्लो है वो इक्वल होता है, एक जैसा रहता है। ऑप्शन हैं आपके बोलना और सुनना, सुनना और पढ़ना, बोलना तथा पढ़ना, लिखना और सुनना। तो जिसका राइट आंसर है आपका वो रहेगा सेकंड, सुनना और पढ़ना। इसमें क्या है, जो भाषा के तत्व हैं उनका जो प्रवाह है वो इक्वल रहता है, एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शंस हैं शौरसैनी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत या फिर अवहट। तो आप इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, लौकिक संस्कृत। ठीक है, जो लौकिक संस्कृत है वो भारत की प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ऑप्शन है लंबे और कठिन विषयों के अधिगम के समय बालकों को विराम देना चाहिए। विश्राम पहला ऑप्शन देखते हैं, लंबे और कठिन विषयों के अधिगम के समय बालकों को विराम देना चाहिए, करेक्ट आंसर है। विश्राम बालकों को रुचि और अधिगम हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। अगर उन्हें थोड़ा पोज दिया जाता है, थोड़ा रेस्ट पे छोड़ा जाता है, मतलब एकदम से सारा काम एक ही फ्लो में नहीं कराया जाता, उनको थोड़ा रेस्ट पे छोड़ा जाता है, तो क्या है वो रुचि को अपनी कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, उनको सीखने की लालसा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सेकंड भी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है, विश्राम के फलस्वरूप स्मृति चिन्ह दृढ़ हो जाते हैं और जब वो ऐसी स्टेज पर या ऐसी स्टेट में रहते हैं कि जब वो मतलब रिलैक्स फील कर रहे हो तो उस टाइम पे वो अपने द्वारा किए गए काम को या चिन्ह को किसी भी तरीके से उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, उसको मेमोराइज भी करते रहते साथ साथ, तो ये भी आपका ठीक रहेगा। फोर्थ ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो जो हमने देखे कि तीनों कथन सत्य हैं, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट आपका, बालकों में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा सेकंड, 5। ठीक है, जो 5 हैं आपकी बालकों के अंदर ज्ञानेंद्रियों की संख्या, उनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, सेंसेस होती हैं, वो 5 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगम में निम्नलिखित में से किन ज्ञानेंद्रियों का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो जब आप अधिगम करते हैं मतलब कुछ सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं, तो वहाँ पर आँख यानी कि दृष्टि, कान, स्वरण, नाक और सुगंध। ठीक है, तो ये सब चीज़ें का हम यूज़ करते हैं। जीवा, स्वाद का भी यूज़ करते हैं, त्वचा का भी यूज़ करते हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर 4 रहेगा कि जब हम अधिगम का कोई काम करते हैं तो हम इन सभी ज्ञानेंद्रियों को, इन सभी सेंसेस को अपनी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक
अधिगम को प्रेरित करता है, मतलब ऐसा कौन सा इसमें से कारक है जो अधिगम यानी कि लर्निंग को इफेक्ट करता है। प्रशंसा और प्रोत्साहन, अगर हम किसी की प्रेज़ करते हैं, किसी को उसका क्या बोलते हैं, उसको मतलब एक तरह से इमोशनली सपोर्ट करते हैं किसी भी तरीके से, तो वो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता है। पुरस्कार से भी हम उसके अधिगम को बढ़ा सकते हैं, स्पर्धा से यानी कि कंपटीशन से भी। इसका ऑप्शन जो है 4 वो आंसर जो है आपका सही रहेगा। ठीक है, जो अधिगम को इफेक्ट करता है वो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है इसके सही हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। घोड़े को एक मतलब कथन है, घोड़े को पानी के तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन परंतु उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता। ठीक है, जो कि करेक्ट है कि हम घोड़े को या जानवर को, हम कोई भी चीज़ है हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। हमें भूख प्यास कुछ भी लगी है, कुछ सोचना है करना है, तो इंसान अपनी खुद की इच्छा से करता है। ठीक है, इस कथन का क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है, अधिगम में व्यक्ति की इच्छा इम्पोर्टेंट होती है, इच्छा होने से व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सीख सकता है, सीखने की इच्छा नहीं रहने पर किसी भी तरीके से उसको सिखाया नहीं जा सकता। उपरोक्त सभी कथन की पुष्टि करते हैं। देखिए आंसर इसका 4 है, क्योंकि सभी के सभी जो हैं वो सही आंसर है। देखिए अधिगम में व्यक्ति की इच्छा महत्वपूर्ण करती है, मतलब किसी काम को सीखना है, कुछ भी हमें लर्निंग करनी है, तो उसके लिए हमें खुद से हमारा जब इंटरेस्ट होगा तो हम उस चीज़ को अच्छे से सीखेंगे। सेकंड है, इच्छा होने से व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब जब अपोजिट सिचुएशंस हैं लेकिन उसका मन है सीखने का या कुछ भी काम करने का, तो वो करता है, कोई भी व्यक्ति है तो वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी करता है, बशर्ते उसकी इच्छा होनी चाहिए खुद की सीखने की। नेक्स्ट है, सीखने की इच्छा नहीं रहने पर, अगर इच्छा ही नहीं है तो आप उसको किसी भी तरीके का माहौल दीजिए, एटमॉस्फेयर दीजिए, वो नहीं सीखता है। ठीक है, इसीलिए आपके जो तीनों कथन है वो करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट है, अधिगम हेतु कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। ऑप्शंस सरस, रोचक, जिज्ञासापूर्ण या फिर सभी। तो आई थिंक इसका आंसर 4 ही होगा। ठीक है, क्योंकि सरस यानी कि साधारण, कठोर वहाँ पर वातावरण नहीं होना चाहिए अगर आपको कुछ भी लर्निंग करनी है, ये कक्षा के बारे में बात हो रही है। रोचक भी होना चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग वे से उनको सिखाया जाना चाहिए। और जिज्ञासापूर्ण, मतलब उनको इस तरीके से जाना चाहिए कि उनकी खुद से जिज्ञासा जो है वो सीखने की खुद से निकल कर आए। ठीक है, तो इसका आंसर 4 रहेगा। नेक्स्ट है, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमने पहले ऊपर भी पढ़ा, उसमें ऑप्शंस दूसरे थे। तो इस प्रक्रिया को कौन कौन प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य, आयु व परिपक्वता, लिंग भेद या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर 4 रहेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका अधिगम उतना ही अच्छा होगा। एज और आपकी मैच्योरिटी पर भी ये चीज़ें डिपेंड करेंगी और आपके जेंडर पर भी डिपेंड करेंगी। ठीक है, इस तरीके से जो 4 ऑप्शन है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक विकास को, यानी कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसको प्रभावित करते हैं। तो थकान, वंशानुक्रम, परिवार की आर्थिक स्थिति या फिर सभी। तो आंसर 4 रहेगा। थकान है तो तब भी आप अपना मतलब जो आपका संवेग है यानी कि आपके इमोशंस है उसमें आपके मतलब इफेक्ट पड़ता है। वंशानुक्रम भी, कि कोई बचपन से कैसा है उसके जन्म पर या उसके वंश पर ही ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, उन सब चीज़ों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑल आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने को औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शंस है, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। देखिए सब ये आप सब जानते हैं कि जो बच्चे का पहला स्कूल होता है या पहली पाठशाला होती है वो उसका घर परिवार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, वो वहीं पर ही क्या है अच्छे से सीखता है, शुरुआत उसकी वहीं से होती है। ठीक है, जो जो चीज़ें उसे सीखनी है तो उसको परिवार उसमें ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है, गलत है ये। अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, उसको पाठ्यक्रम पूरा करने की बजाय बच्चों पर ही ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे त्रुटि कर रहा है, कहाँ कर रहा है, उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो ठीक है, शिक्षक का पूरा फोकस जो है वो स्टूडेंट के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षा के लिए थकान वाला होगा, ये भी गलत है। ठीक
ठीक है, ये कोई वो नहीं है, उसको बच्चों के ऊपर ही काम करना है, तो उसमें समय लगना या फिर उसको थकान होना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, बिल्कुल गलत है। वो खुद पर काम करते हैं, लेकिन सीखने में अगर उनसे कोई त्रुटि हो जाती है तो उस चीज़ को एक टीचर के द्वारा ही देखा जाता है, सुधारा जाता है। नेक्स्ट है यह एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ये इसका ऑप्शंस के हिसाब से आंसर सही लग रहा है कि एक जो कक्षा में अगर जो टीचर है अगर वो अपनी क्लास में बच्चों की जो कमियां हैं उनको सुधार नहीं पाता है, तो इससे यही संकेत मिलता है, ये ऑप्शंस के हिसाब से है कि जो शिक्षक है उसकी शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो उसका पढ़ाने का मेथड है, तरीका है या मैनेजमेंट है, जो भी कह लो, वो सब क्या है, वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के द्वारा निम्नलिखित में से किन अवांछनीय संवेगों का शोधन या फिर मार्गांतरीकरण किया जा सकता है। देखिए, अवांछनीय संवेग पूछे, अवांछनीय मतलब जो नेगेटिव आप जिसको बोल सकते हो, ठीक है, वो बताना है। तो क्रोध, भय, घृणा, ये सभी के सभी क्या है, आपके अवांछनीय संवेग है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उचित संवेगों के विकास से बच्चों में गुण विकसित हो सकते हैं, चरित्र निर्माण, कामुकता, अपराध की प्रवृत्ति या फिर भय। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि उचित संवेग मतलब जो पॉजिटिव उसके इमोशंस हैं उनके विकास से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होगा, तो जो गुण विकसित होगा वो चरित्र निर्माण का गुण विकसित होगा। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव है। नेक्स्ट है बालकों में उचित संवेगों के विकास के लिए क्या करना चाहिए, मतलब जो उचित संवेग की यहाँ बात की गई थी, अब उनके बारे में पूछा गया है कि उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाएं जैसे खेल कूद, प्रतियोगिता का आयोजन, स्थल भ्रमण, नाटक, ठीक है, नृत्य, संगीत, ये सब किया जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है, इससे उनमें उचित संवेग की क्या है, उत्पत्ति होगी, विकास होगा। नेक्स्ट है उपयुक्त शिक्षण विधियाँ जो बालकों में सुखद संवेगों को विकसित करें, मतलब उनमें डर ना बनाए, उल्टा उनको पढ़ने के लिए या सीखने के लिए प्रोत्साहित करे, तो ऐसी शिक्षण विधियों का यूज़ किया जाना चाहिए, ये भी सही है। विद्यालय के कार्यक्रम जो बच्चों के अनुकूल हो, मतलब बच्चों को सेंटर्ड करके ही ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए, तो ये भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन इसका फोर्थ रहेगा कि सभी के सभी जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के प्रभाव नियम, जो प्रभाव नियम है ये आपको ध्यान रखना है, किसका है, थॉर्नडाइक का है। ठीक है, उसके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए ये इसने बोला है। कक्षा के वातावरण में छात्र खुश हों तथा अध्यापन से संतुष्ट हों, करेक्ट आंसर है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों को शिक्षण के प्रति अभिरुचि या फिर रुझान बना रहे, ये नहीं हो कि वो उससे बोर हो जाएं, तो ये भी ठीक है। कक्षा डरावनी हो ताकि बच्चे अनुशासित हो, ऐसा नहीं होगा, अगर डरावनी होगी तो बच्चा तो पढ़ेगा ही नहीं, वो ध्यान भी नहीं देगा और उसके अंदर कोई रुचि भी नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जीवन में किस प्रकार के परिवर्तनों से वृद्धावस्था प्राप्त होती है, किस प्रकार से चेंजेस आते हैं कि उसको लगता है कि वो वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शंस हैं हास्यमान परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, रचनात्मक परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, हास्यमान परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, जो मानसिक परिवर्तन है वो आपका किसी भी एज में होता है, जब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर करते हो तो वहाँ पर भी होता है, तो वो स्पेसिफिक वृद्धावस्था में नहीं होता। ठीक है, रचनात्मक परिवर्तन भी आपका किसी भी स्टेज में होता है, लेकिन जो हास्यमान परिवर्तन है वो आपका वृद्धावस्था की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका किस प्रकार के परिवर्तन में परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी उत्पन्न करती है या मैच्योरिटी उत्पन्न होती है, वो कौन सा प्रकार है, तो ऑप्शन है रचनात्मक परिवर्तन, शारीरिक वृद्धि, मानसिक क्षमता का ह्रास हो जाना या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये थर्ड तो गलत है क्योंकि इसमें ह्रास लिखा हुआ है, तो मैच्योरिटी में कोई नुकसान या कुछ नहीं होता, उसमें समझ उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, रचनात्मक परिवर्तन। जब उसमें रचनात्मक परिवर्तन दिखे तो इट मीन्स कि वो मैच्योरिटी का एक चेंज है। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि शारीरिक वृद्धि तो फिजिकली आपका जो भी डेवलपमेंट होगा उसको मतलब दिखाएगी। ठीक है, लेकिन जो मैच्योरिटी है वो आपके रचनात्मक परिवर्तन को दिखाएगी।
क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली निम्नलिखित में से किन तत्वों को शामिल किया जाता है। जो बाल विकास के अंतर्गत आपका अध्ययन की जाने वाली जो भी तत्व हैं या जिन पर भी अध्ययन किया जाता है आपको उनका बताना है, तो उसमें क्या शामिल है। इसके ऑप्शंस हैं, बाल विकास में जैसे परिवर्तन का अध्ययन, जैसे प्राणियों के विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो भी उसका मतलब चेंज आता है वो सब, तो करेक्ट है ये। इसमें क्या है, इस पे अध्ययन किया जाता है। ऑप्शंस देखते हैं आगे। बाल विकास के अंतर्गत व्यक्तिक एवं सार्वभौमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ये भी करेक्ट है। बाल विकास में प्राणियों में परिवर्तन कब और किस प्रकार होता है, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी ठीक है। इसका ऑप्शन आपका 4 ठीक रहेगा कि सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको कथन सत्य देखना है, बाल विकास के संदर्भ में पूछा गया है, ठीक है। यह मानव के विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के विकास का अध्ययन करती है, करेक्ट है। यह उम्र के अकॉर्डिंग विकसित होने वाली रुचियों के कारणों, रुचियों के विकास की चरम सीमा का भी अध्ययन करती है कि किस कारण से किस चीज़ की उनमें रुचि उत्पन्न हो रही है और वो किस सीमा तक हो रही है, ठीक है। यह रुचियों की प्रकृति का अध्ययन करती है, यानी किन किन रुचियों का विकास व्यक्तिगत कारणों से, एक सेकेंड, होती है और किन किन रुचियों का विकास सार्वभौमिक परिवर्तन के रूप में होता है, तो इस चीज़ का भी अध्ययन किया जाता है। तो आपका जो 4th ऑप्शन है वो सही रहेगा कि सभी के सभी आपके कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ठीक है। अर्थ के बारे में पूछा गया है। स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य, रूपिम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर स्वनिम, ठीक है। जो स्वनिम है वो एक भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य बताना है। बालकों में विकास के सभी गुण वंशानुक्रम में निहित होते हैं, ये भी ठीक है। वंशानुक्रम से प्राप्त सभी गुणों का विकास वातावरण से ही होता है, ये भी करेक्ट है। मतलब कि दोनों चीज़ें उसको क्या है, इफेक्ट करती है उसके विकास को, बालक के वंशानुक्रम भी और उसका पर्यावरण भी या वातावरण भी। हम सभी को परिवार, विद्यालय, खेल के मैदान, आस पड़ोस के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है। ये भी ठीक है। तो आपके सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। नेक्स्ट है आपका, बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि कब शांत करना चाहिए। जब कुछ समय के बाद, मतलब कुछ टाइम बीत जाए तब नहीं, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। जब शिक्षक फुर्सत में हो, बिल्कुल भी नहीं। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड रहेगा। तो जैसे ही बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो, तभी के तभी उस जिज्ञासा को शांत करना चाहिए आंसर करके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिल्ड्रन हाउस के संस्थापक है। चिल्ड्रन हाउस के संस्थापक कौन है। ऑप्शन है स्पेंसर, किलपैट्रिक, जॉन लॉक या फिर डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ठीक है। चिल्ड्रन हाउस के संस्थापक हैं डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। नेक्स्ट है, मोंटेसरी पद्धति में किस आयु के वर्ग के छात्रों की शिक्षा दी जाती है। 6 से 14 साल के 8 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 9 साल के बच्चों को, 3 से 6 साल के बच्चों को या फिर 3 से 8 साल के बच्चों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन 3, 3 से 6 साल के बच्चों को मोंटेसरी पद्धति में लिया जाता है, उनको एजुकेशन दी जाती है। नेक्स्ट है आपका, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सही है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सभी ऑप्शन देखते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो जो बाल मनोविज्ञान का आधार है वो किस बात को मानता है कि प्रत्येक बच्चा जो है वो विशेष है, विशिष्ट है, ठीक है। ये सभी को विशिष्ट मानता है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान मूलतः क्या है। जो समस्या का जो समाधान है वो क्या है। एक सामाजिक विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, प्रोजेक्ट विधि है या फिर वैज्ञानिक विधि है। तो जो समस्या का समाधान है वो क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है। तो इसका ऑप्शन 4 जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, समस्या की प्रकृति क्या है। एक अनुत्तरित प्रश्न है, अपूर्तित इच्छाओं से उत्पन्न हुआ है, उससे जो तनाव उत्पन्न होता है वो है, मानसिक चिंतन है या फिर उपरोक्त सभी है। तो देखिए, एक अनुत्तरित प्रश्न है, जब आपकी समस्या होती है तो किसी न किसी
डाउट पे होता है या किसी बात पे प्रश्न होता है, तभी आपके मन में समस्या उठती है या दिमाग में समस्या आती है। अपूरित इच्छाओं से उत्पन्न तनाव, जब आप कोई इच्छा करते हो और वो पूरी ना हो तो उस टाइम पे भी आप क्या है प्रॉब्लम को फेस करते हो, तब आपको एक तनाव उत्पन्न होता है कि हाँ मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मानसिक चिंतन करोगे तो तब ये सब होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 रहेगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है आपका समस्या समाधान। ये एक कथन है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जो समस्या समाधान हम करते हैं वो क्या है, कोई जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जब हम उस पर विजय पा लेते हैं, उसका यही मतलब है कि हमने समस्या का समाधान कर लिया। ठीक है, ये एक कथन है, ये किसने कहा है? थॉर्नडाइक, जॉन पियाजे, सी ई स्किनर या फिर कॉलर ने। उसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड रहेगा, स्किनर ने ये कथन कहा है। नेक्स्ट है समस्या समाधान के वैज्ञानिक विवेचन की पुस्तक हाउ टू थिंक किसने लिखी है, इसके राइटर बताने हैं। तो इसके राइटर हैं, अगर डायरेक्ट आंसर करते हैं, जॉन डेवी, सेकंड आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के संबंध में सही कथन का चयन करें। संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता है ये, इसका नाम बुद्धि है। समायोजन करने की क्षमता है, वही बुद्धि है। सीखने की क्षमता है, ये भी बुद्धि है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ये सभी की सभी क्या है, बुद्धि ही के ही टाइप हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्ति का व्यवहार अधिगम के नियमों द्वारा नियंत्रित एवं रूपांतरित किया जा सकता है। ये कथन है, किसने कहा है? तो ये स्किनर ने कहा है। ठीक है, व्यक्ति का जो व्यवहार है अधिगम के नियमों द्वारा नियंत्रित एवं रूपांतरित किया जा सकता है, सेट बाय स्किनर। तो आंसर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को प्राप्त होता है। मतलब इसका क्या रिजल्ट आता है जब वो संवेदन करता है या प्रत्यक्षीकरण करता है? प्रबलता, प्रेरणा, संज्ञान या फिर संवेग। तो ये सब किसके हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञान के। ऑप्शन थर्ड आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा संवेग है जिससे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता है? मतलब क्या ऐसी स्थिति बनती है कि हमें सही गलत का नहीं पता रहता? घृणा, वात्सल्य, क्रोध या फिर प्रतिभाव। तो इसका आंसर थर्ड रहेगा, क्रोध। क्रोध ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसान ये भूल जाता है कि वो क्या सही कर रहा है, क्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति की जैविक आवश्यकता क्या है? ऑप्शन हैं भूख और प्यास, मलमूत्र का त्याग, नींद और काम प्रवृत्ति या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो हैं ये इसके जैविक आवश्यकता जो है उसमें आते हैं। ठीक है, आंसर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के व्यवहारों का विकास निर्भर करता है, उनका जो व्यवहार है वो कैसे विकसित होता है, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है? प्रशिक्षण और अभ्यास पर, आनुवांशिक गुणों पर, पर्यावरण पर या फिर उपयुक्त सभी पर। तो आंसर 4 ही रहेगा, उपयुक्त सभी पर। ठीक है, सभी पर उसका व्यवहार का जो विकास है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम प्रभावित होते हैं, बुद्धि सबसे अधिक, शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति सबसे अधिक, व्यक्तित्व एवं स्वभाव सबसे अधिक। यह कथन किसने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है? ऑप्शन है स्किनर, क्रो एंड क्रो, न्यूमैन एंड फ्रीमैन, जे.एस. रॉस। ठीक है, ये बोला है आपका न्यूमैन और फ्रीमैन ने। तो आंसर इसका थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में, किस एज में पहचानने लगते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर 5 ईयर्स में। ठीक है, जब वो 5 साल का हो जाता है तब उसको हिंदी के अक्षरों का ज्ञान होने लगता है, पहचानने लगता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चे नेत्रों से ज्ञान कितनी मात्रा में ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शंस हैं 65%, 91%, 80% या फिर 84%। तो इसका आंसर रहेगा आपका फोर्थ, 84%। ठीक है, तो ये हमारी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है और बहुत अच्छे से मैंने उनको एक्सप्लेन किया है। तो फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम इसके सेकंड पार्ट यानी कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसकी सेकंड वीडियो को जल्दी ही मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखिए और सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, सभी की सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस रहने वाली हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।